प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर लालजी यादव, प्रवक्ता कर्नलगंज इंटर कॉलेज प्रयागराज, आज आपको कक्षा 12 रसायन विज्ञान के अध्याय 5 जिसका नाम पृष्ठ रसायन है का डिस्कशन करूंगा। अगर आप इस पृष्ठ रसायन के चैप्टर को देखें, ये आपके सामने लिखा हुआ है पृष्ठ रसायन। अगर आप इस पृष्ठ रसायन के चैप्टर को देखें तो इसमें मूल रूप से ये इसके 3 भाग हैं: कोलाइड, अधिशोषण और उत्प्रेरण। इसके एनसीईआरटी का जो सिलेबस, निर्धारित सिलेबस है, उसको कोलाइड के लिए हमने भाग 1, 2 और 3 में विभाजित किया है। अधिशोषण भाग 4 होगा और उत्प्रेरण भाग 5 और 6 होगा। यह चैप्टर इस तरह से 6 भाग में आपके सामने प्रस्तुत होगा। लेकिन अभी आपके सामने हम पहला डिस्कशन करेंगे। पहला डिस्कशन किसका होगा? कोलाइड का। हम कोलाइड को शुरू करें इसके पहले आपको चैप्टर की अवधारणा बताते हैं। चैप्टर का नाम है पृष्ठ रसायन। अभी आपने देखा था चैप्टर का नाम क्या है? पृष्ठ रसायन। तो कहते हैं कि पृष्ठ का क्या मतलब है। अभी आप ये बताएं कि जैसे पदार्थ हैं, आप जानते हैं कि रसायन विज्ञान किसका अध्ययन है? रसायन विज्ञान पदार्थों का अध्ययन है। रसायन विज्ञान किसका अध्ययन है? पदार्थ का अध्ययन है। और द्रव्य या पदार्थ क्या है? द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें कुछ ना कुछ भार अवश्य होता है। पूरे ब्रह्मांड में ये आपके लिए है कि आप ऐसा कोई पदार्थ बता ही नहीं सकते जो स्थान ना घेरता हो और जिसमें भार ना होता हो। इसका अर्थ यह है कि पूरा ब्रह्मांड किसका बना हुआ है? द्रव्य का बना हुआ है। पूरा ब्रह्मांड किसका बना हुआ है? द्रव्य का बना हुआ है। अगर इसी द्रव्य में से हम किसी की कल्पना कर लें, मान लो हमने कोई ठोस ले लिया, ये आपके सामने ठोस ले लिया, तो कहते हैं कि पृष्ठ रसायन किसका अध्ययन है? तो यहां आपसे लिखा है पृष्ठ रसायन सतह या अंतरा पृष्ठ पर होने वाली परिघटना से संबंधित क्षेत्र है। जैसे आपने ये ठोस लिया तो ये इसके 2 नाम आते हैं। ऊपर का भाग जो बाहर है वो इसका पृष्ठ कहलाता है, सरफेस, और पूरा मटेरियल जो ये कहलाता है बल्क, जिसे आप हिंदी में स्थूल कहते हैं। और ऊपरी भाग क्या कहलाता है? ऊपरी भाग सरफेस। तो इसी से अध्ययन अंतरापृष्ठ का मतलब क्या? अंतरापृष्ठ का मतलब 2 प्रावस्थाएं उपस्थित हों। 2 प्रावस्थाओं से क्या मतलब? कि जैसे गैस में प्रावस्था नहीं बनती, लेकिन अगर सॉलिड लिक्विड है या गैस लिक्विड है या सॉलिड गैस है तो उस पर होने वाला वो अंतरापृष्ठ कहलाता है, इंटरफेस कहलाता है। तो ये पृष्ठ रसायन का अध्ययन उसी से संबंधित है, और सरफेस से और अंतरापृष्ठ से। और इसी पृष्ठ रसायन के अंतर्गत आपको देखना है कोलाइड, अधिशोषण और उत्प्रेरण। अब हम डिस्कशन करेंगे आपके सामने कोलाइड का। कोलाइड के भाग 1 को हमने इस 3 भाग में विभाजित किया है। पहला भाग क्या कहलाता है? सामान्य परिचय हम देंगे कोलाइड का। दूसरा भाग कोलाइड का वर्गीकरण, और तीसरा भाग होगा कोलाइड निर्माण की विधियां। आइए देखते हैं कि कोलाइड का सामान्य परिचय क्या है। अभी हमने आपको बताया, आपको इस चैप्टर से कोलाइड से कनेक्ट करते हैं और यह अवधारणा स्पष्ट करते हैं कि कोलाइड क्या है, आप सीखें। देखिए, पदार्थ के बारे में हमने बताया कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस हैं। वहां हमने आपसे कहा था कि आप सोचिए कि पूरे ब्रह्मांड में जितने पदार्थ हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे ब्रह्मांड के पदार्थों को आप सॉलिड, लिक्विड, गैस में बांटते हैं। इसका मतलब पूरे ब्रह्मांड में जितने पदार्थ हैं वे या तो सॉलिड हैं, या तो लिक्विड हैं, या तो क्या है? गैस हैं। अब कोलाइड की अवधारणा क्या है? कोलाइड की अवधारणा क्या है? कहते हैं कि कोलाइड की प्रारंभिक अवधारणा जो है ये दी गई 1861 में वैज्ञानिक थॉमस ग्राहम के द्वारा। किसके द्वारा दी गई? वैज्ञानिक थॉमस ग्राहम के द्वारा कोलाइड की प्रारंभिक अवधारणा दी गई। और थॉमस ग्राहम ने बहुत साधारण प्रयोग किए। उन्होंने कई पदार्थों के विलयन लिए और एक नाम बोल रहा हूं, पार्चमेंट झिल्ली।
पार्चमेंट झिल्ली क्या है? चर्मपत्र झिल्ली। पार्चमेंट झिल्ली क्या है? चर्मपत्र झिल्ली। कई पदार्थों के विलयनों को पार्चमेंट झिल्ली से क्या किया? पार्चमेंट झिल्ली से पास किया। तो देखा, जैसे ये पार्चमेंट झिल्ली है, कई पदार्थों के विलयनों को पार्चमेंट झिल्ली से पास किया, तो देखा कि कुछ पदार्थों के विलयन पार्चमेंट झिल्ली से निकल गए, लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ थे जिनके विलयन पार्चमेंट झिल्ली से पास नहीं होते। तो जिनके विलयन पार्चमेंट झिल्ली से पास नहीं हुए, उन्हें ग्राहम ने कह दिया कि ये पदार्थ कोलाइड हैं। लेकिन बच्चों, आप जानते हैं कि जब आप किसी भी पदार्थ को, जैसे ये आपका कोई फिल्टर है और आप इससे किसी पदार्थ के विलयन को फिल्टर कर रहे हैं, छान रहे हैं, तो ये छनना या ना छनना किस बात पर निर्भर करेगा? देखिए, उस बात को देखना है कि ये दो बातों पर निर्भर करेगा। पहली बात ये कि जिससे आप छान रहे हैं उसके पोर का साइज क्या है, उसके छिद्रों का साइज क्या है, और जिस पदार्थ को आप छान रहे हैं उसके कणों का साइज कैसा है। तो कहते हैं कि क्या जिससे हम छान रहे हैं, जैसे आप फिल्टर पेपर देखते हैं, पार्चमेंट झिल्ली हमने बताया, चर्मपत्र झिल्ली, उसमें पोर होता है, भले ही आपको दिखाई ना दे। और ये बात अपने मन में बैठा लीजिए कि ये दो बातों पर निर्भर करेगा। एक तो जिससे छान रहे हैं उसके पोर का साइज क्या है, और जो आप पार्टिकल इससे छान रहे हैं उससे कणों का साइज क्या है। और इसी आधार पर ग्राहम की अवधारणा को आगे बढ़ाया गया। अब जब आगे बात बढ़ी तब ये बात आने लगी, क्या बात आने लगी? आधुनिक अवधारणा। आधुनिक अवधारणा के अनुसार तब ये माना जाने लगा कि कोलाइड पदार्थ की एक अवस्था है जो पदार्थ के कणों के साइज पर क्या करती है, निर्भर करती है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोलाइड पदार्थ की एक अवस्था है जिसमें यह निर्भर करेगा कि पदार्थ के कणों का साइज कितना है। अब हमें यह देखना है कि कोलाइडी अवस्था में पदार्थ के कणों का साइज कितना होता है। अब ये द्रव्य की चौथी अवस्था है। कोलाइड क्या है? द्रव्य की चौथी अवस्था है। चौथी अवस्था को फिर से स्पष्ट कर लें। हमने बताया था कि ब्रह्मांड में जितने पदार्थ हैं वो या तो ठोस हैं या द्रव हैं या गैस हैं। 1861 से ये बात आने लगी, उसके बाद से ये बात आने लगी कि पदार्थ की चौथी अवस्था भी है जिसे क्या कहते हैं? कोलाइड। अभी आप देखते हैं, कुछ विद्यार्थी जानते होंगे कि बोस आइंस्टीन संघनित पदार्थ की पांचवी अवस्था है, लेकिन अभी हमें डिस्कस करना है कोलाइड के बारे में। तो कहते हैं कि कोलाइड ये चौथी अवस्था है, और इसमें कहते हैं कि कोलाइड में कणों का साइज कितना होता है? ये कणों का साइज है, ये कोलाइडी साइज है। इसको आप देखें, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, वही एंगस्ट्रॉम में भी है, और वही साइज यहां आप फिगर में देखें तो किसमें दिया है? सेंटीमीटर में। हम इसी साइज को देखते हैं, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, ये कोलाइडल साइज है। अभी आपने विलयन वाले चैप्टर में देखा था कि दो चीजें हैं, विलेय और विलायक। वैसे ही अगर आप कोलाइड में देखें तो कोलाइड में भी दो चीजें आती हैं। एक आती है परिक्षेपण माध्यम, और दूसरा क्या आता है? परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षेपण माध्यम क्या है? जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था मिलाई जाए। जैसे विलेय जो है परिक्षिप्त प्रावस्था है, और विलायक क्या है? परिक्षेपण माध्यम है। लेकिन विलेय और विलायक कहां प्रयुक्त होते हैं? विलयन में। कोलाइड में आपके पास दो नए शब्द आ गए, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। और एक मूल अंतर विलयन से है। विलयन वाले चैप्टर में आपको बताया गया था कि विलयन कैसा होता है? समांगी होता है, लेकिन कोलाइड कैसा होता है? विसमांगी होता है। इसमें दो प्रावस्थाएं होती हैं। एक प्रावस्था क्या कहलाती है? परिक्षिप्त प्रावस्था, और एक क्या कहलाती है? परिक्षेपण माध्यम। तो ये कोलाइडल साइज है, और ये कोलाइडी जो है ये ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? वास्तविक विलयन। और सस्पेंशन का मतलब क्या हुआ? सस्पेंशन का मतलब हुआ निलंबन। सस्पेंशन का क्या मतलब हुआ? निलंबन। तो ये जो कोलाइडल साइज है ये ट्रू सॉल्यूशन
और निलंबन के मध्यवर्ती होता है। आप कह सकते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन में जो विलेय के कण हैं वो कोलाइडी कणों से छोटे हैं और निलंबन में जो कण हैं वो कोलाइडी कणों से बड़े हैं। तो इसी आधार पर आप कोलाइड को देखेंगे और कुछ अवधारणाएं देखें। जैसे हम कहते हैं कि कोलाइडों का नाम किसके आधार पर करते हैं? कोलाइडों का नाम आप करते हैं हमेशा परिक्षिप्त प्रावस्था के आधार पर। जैसे हम कहते हैं गोल्ड का कोलाइडी निकाय है, इसका मतलब प्रावस्था क्या है? प्रावस्था जो है गोल्ड है। सिल्वर का कोलाइड है तो इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है? परिक्षिप्त प्रावस्था इसमें आपको क्लियर हो गया, क्या है? सिल्वर है। अगर गोल्ड का कोलाइड है तो गोल्ड की है, सल्फर का कोलाइड है तो किसकी है? सल्फर की है। अभी हमने आपके सामने कोलाइडों की कुछ विशेषताएं दिखाई हुई हैं, यहां लिखी हुई हैं। पहली बात ध्यान से देखना है कि कोलाइडी निकाय कैसा होता है? विसमांगी होता है। दो प्रावस्थाएं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था और क्या? परिक्षेपण माध्यम। ये परिक्षिप्त प्रावस्था और ये परिक्षेपण माध्यम। लेकिन कोलाइड का नामकरण किसके आधार पर होगा? परिक्षिप्त प्रावस्था के आधार पर। अगली बात क्या है कि कोलाइडी कण आंख या माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देते। अगली बात है कोलाइडी कण फिल्टर पेपर से निकल जाते हैं, लेकिन पार्चमेंट झिल्ली जिसका प्रयोग थॉमस ग्राहम ने किया था उससे ये पास नहीं होते। और क्या बात है कि कोलाइडी कणों पर आवेश होता है, कोलाइडों पर धनावेश या ऋणावेश होता है, लेकिन संपूर्ण कोलाइडी निकाय कैसा होता है? उदासीन होता है। और एक बात और कि कोलाइडों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो बहुत अधिक होता है। सरफेस एरिया, ये सरफेस केमिस्ट्री है, तो कोलाइडों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया जो होती है वो क्या होती है? वो बहुत अधिक होती है। ये आपका कोलाइड के बारे में परिचय है। तो ये क्लियर हो गया कि कोलाइड पदार्थ की एक अवस्था है, कोई पदार्थ नहीं है, पदार्थ की एक अवस्था है जिसमें कणों का साइज आपने देखा, कणों का साइज आपने देखा कि उसी साइज के कण कोलाइडी साइज के कण कहलाते हैं। और अब हम इस बात का डिस्कशन करेंगे कि कोलाइडी निकाय कितने प्रकार के होते हैं। कोलाइडी निकाय के अगर प्रकार की बात करें तो देखिए, पदार्थ की अवस्था तीन को बनाए, ठोस, द्रव और गैस। क्या बनाए? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस को अगर हम देखें तो यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहां आपको है ठोस, तो आप वही मिलाएंगे। यहां आपका द्रव है, इसमें मिलाएंगे। हां, गैस गैस का मिश्रण समांगी होता है, इसलिए वो कभी कोलाइड नहीं होता। अभी आपको बताया गया कि विलेन से कोलाइड की क्या भिन्नता है? कोलाइड विसमांगी है और विलेन कैसा है? समांगी है। और इनके उदाहरण हैं, इनमें बहुत अच्छे उदाहरण, जैसे आपका एक लिखा हुआ है साल। साल में क्या होता है? आप देखिए, परिक्षेपण माध्यम द्रव और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या हो? ठोस हो, तब वो साल कहलाएगा। और इसका अगर अपोजिट हो जाए, मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम बदल जाएं, तो वो क्या हो जाएगा? जेल। और एक आपके सामने और नाम आ रहा है ठोस साल। इसमें दोनों परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों ही क्या होते हैं? ठोस होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? ठोस होते हैं। अगर इसी बात को और आगे बढ़ाएं तो एक बहुत अच्छा उदाहरण जो हमारे दैनिक जीवन का है वो किसका आता है? वो आता है पायस का। जो हम दूध देखते हैं वो, या पायसीकृत तेल देखते हैं, वो वास्तव में क्या है? दूध में आप क्या देखते हैं? दूध में अगर आप देखें तो परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों ही क्या हैं? द्रव हैं। परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों ही क्या हैं? दोनों ही द्रव हैं। दोनों ही क्या हैं? द्रव हैं। और इसके बाद आपके पास है एरोसॉल। एरो का संबंध एयर से है, वायु से है। और ये गैस, देखिए गैस में ठोस होगा तो ठोस एरोसॉल, और अगर द्रव होगा तो वो क्या कहलाएगा? द्रव एरोसॉल। और इसके अलावा ये आपके सामने फोम भी है। फोम का आप देखते हैं कि द्रव में क्या आ जाए? द्रव में गैस आ जाए, तो ये उदाहरण किसका कहलाता है? ये उदाहरण फोम का कहलाता है। और बहुत अच्छे उदाहरण आपके पास मिश्र धातुएं, दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले खाद्य पदार्थ, पनीर, मक्खन, जेली,
ये सब कोलाइडी अवस्था में आते हैं। ये सब किस में आते हैं? कोलाइडी अवस्था में आते हैं। अब एक हमने आपके सामने ये क्वेश्चन रखा है और ये क्वेश्चन है कि निम्न पदों को उचित उदाहरणों द्वारा समझाइए। अब ये क्या है? एल्कोसाल, बेंजोसाल, हाइड्रोसाल। एल्कोसाल का मतलब ये हुआ कि माध्यम क्या है? एल्कोहल। बेंजोसाल का मतलब माध्यम क्या है? बेंजीन। और हाइड्रोसाल का मतलब माध्यम क्या है? वाटर है। और इसी आधार पर इनका हम क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। अब आगे आपके पास है, देखिए ये एक बहुत अच्छा डिवीजन आपके सामने आने जा रहा है कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम है उनका इंटरैक्शन कैसा है, अन्योन्य क्रिया उसे कहते हैं। इंटरैक्शन कैसा है, वो एक दूसरे को कैसे क्या करते हैं, वो एक दूसरे को कैसे आकर्षित करते हैं, या उनमें परस्पर बल कैसा है। जैसे आप परिक्षेपण माध्यम परिक्षिप्त प्रावस्था को जब मिलाते हैं तो ये देखते हैं कि वो कितना आसानी से मिल जाते हैं और मिलने में कितना सुगमता नहीं होती। तो यही बात कहलाती है अन्योन्य क्रिया। जो आपके सामने लिखी गई है, क्या लिखी गई है? अन्योन्य क्रिया। तो आपको देखना है कि अन्योन्य क्रिया के आधार पर कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं। और ये अच्छा डिवीजन है, ये कहलाता है द्रव रागी कोलाइड और द्रव विरागी कोलाइड। द्रव रागी कोलाइड को कहते हैं द्रव स्नेही भी कहते हैं और द्रव विरागी को द्रव विरोधी भी कहते हैं। बात सिंपल है, आपको समझने की है। द्रव रागी का मतलब जैसे लायो, लायो का मतलब लिक्विड, फिलिक का मतलब लविंग, जिनका द्रव के लिए आकर्षण हो वो द्रव स्नेही या द्रव रागी, और जिनका द्रव के लिए उतना आकर्षण ना हो वो क्या कहलाएंगे? द्रव विरागी। जैसे उदाहरण आपको दिया गया है कि ये गोंद है, जिलेटिन, स्टार्च, रबर, ये किसके कोलाइड हैं? द्रव रागी हैं। और ये धातुओं के साल जैसे गोल्ड, सिल्वर, धातु हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इनके साल क्या कहलाते हैं? इनके साल द्रव विरागी कहलाते हैं। एक नाम और आप देखें, इसी में बता दें, ये दो शब्द लिखा है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। जो द्रव रागी साल हैं, द्रव स्नेही हैं, वो उत्क्रमणीय हैं, क्योंकि अगर आप माध्यम हटा दें तो फिर से वो कोलाइडी अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन जो द्रव विरागी हैं वो अनुत्क्रमणीय हैं, एक बार आप माध्यम हटा दें तो फिर से वो कोलाइडी अवस्था में नहीं जाएंगे। अब एक अच्छा और डिवीजन आपके सामने है कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था है, परिक्षिप्त प्रावस्था है उसके कोलाइडी कणों को ही परिक्षिप्त प्रावस्था के कण कहते हैं। तो जो परिक्षिप्त प्रावस्था है उसके कणों के साइज के आधार पर कोलाइड को हम क्या कहते हैं? बहुआण्विक, बृहद आणविक और सहचारी कोलाइड। बहुआण्विक क्या है? जिसमें कोलाइडी कणों की संख्या क्या हो? ज्यादा हो। जिसमें कोलाइडी कणों की संख्या ज्यादा हो वो क्या है? बहुआण्विक। और बृहद आणविक का मतलब आपने देखा था कि कोलाइडी कणों की एक रेंज है। कोलाइडी कणों की क्या है? एक रेंज है। तो कहते हैं कि जब अपेक्षाकृत कोलाइडी कण बड़े हों तो वो क्या कहलाएंगे? बृहद आणविक, और छोटे हों तो क्या कहलाएंगे? बहुआण्विक। और इसी में आपका उदाहरण है जैसे सल्फर साल, गोल्ड साल बहुआण्विक हैं, लेकिन स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन ये क्या हैं? बृहद आणविक हैं। ये आपके सामने एक तीसरा डिवीजन है जिसे हम कहते हैं एसोसिएटेड कोलाइड। अब कहते हैं कि कोलाइडी कण अगर परस्पर मिलकर के, कोलाइडी कण अगर परस्पर मिलकर के पुंज, एक शब्द लिखा ना पुंज, एग्रीगेशन, बहुत सारे कोलाइडी कण आपस में मिल जाएं तो वो अपने आकार को क्या कर लेते हैं? बड़ा कर लेते हैं। और यही जो पुंज है यही क्या कहलाता है? एक नाम से जाना जाता है, और वो नाम क्या कहलाता है? मिसेल। क्या कहता है? मिसेल। साबुन के लिए आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं, साबुन के लिए आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। कहते हैं कि मिसेल बनने के लिए एक न्यूनतम सांद्रता की जरूरत होती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं क्रांतिक मिसेल सांद्रता। और इसका मान 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻3। इसमें कौन सा बड़ा है?
10⁻³ 10⁻⁴ से बड़ा है, इसीलिए कम से ज्यादा लिखा गया है। तो ये सांद्रता है और इसके लिए एक ताप की जरूरत होती है। ये लिखिए, लिखा है क्राफ्ट टेम्परेचर, जो वैज्ञानिक फ्रेडरिक क्राफ्ट के नाम पर है। तो मिसल बनने के लिए ये दो बातों का होना क्या है, जरूरी है। एक तो सांद्रता न्यूनतम होनी चाहिए और ताप भी एक निश्चित होना चाहिए, जिसे क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। और इसी फिगर को हम आपके सामने दिखाते हैं। बच्चों बता सकते हैं ये किसका फॉर्मूला लिखा है? ये है सोडियम स्टीयरेट, जिसे आप साबुन कहते हैं, और ये इसका सूत्र लिखा हुआ है C17H35COO Na। तो इसमें ये जो जहां से माइनस है उसके इधर वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव है, वो कहलाता है स्टीयरेट आयन। तो स्टीयरेट आयन पर चार्ज कैसा है? स्टीयरेट आयन पर नेगेटिव चार्ज है। और यही कण यहां देखिए मिसल का बनना दिखाया गया है, जिसमें जो कार्बन वाला पार्ट है, जो कार्बन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कार्बन वाला, ये कार्बन का पार्ट है, ये अंदर की ओर है, और ये CO- नेगेटिव पार्ट बाहर की ओर है। और ये बाहर की ओर ये जल से इसका क्या होता है? इसका जल से आकर्षण होता है। और इसी को आपको दिखाया गया कि ये कैसे साफ करता है। होता क्या है कि ये साबुन के जो मिसल हैं, ये जो तेल की बूंदें होती हैं, मैल क्या होती है? तेल या वसा में धूल के कण जम जाते हैं, वही मैल है। तो वो उसके चारों ओर केंद्र बना लेता है। तो ये जो CO- वाला पार्ट है, यहां जल आता है, मैल कहां चली जाती है? केंद्र में चली जाती है यहां, और ये यहां जल आ जाता है। और जब आप रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो इसके साथ मैल भी जल की धारा के साथ क्या कर जाती है? इसके साथ मैल भी जल की धारा के साथ बह जाती है। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कोलाइड के निर्माण की विधियां क्या हैं, कोलाइडों को बनाते कैसे हैं। बच्चों कोलाइड के बनाने में ये रासायनिक विधियां हैं। रासायनिक विधियों में आप समझें दो विलयन प्रयुक्त करते हैं। जैसे ये पहला है, ये द्विअपघटन की श्रेणी है जिसमें अर्सेनियस सल्फाइड का साल बना। दूसरा ऑक्सीकरण है, SO2 और H2S की क्रिया है जिसमें सल्फर का साल बना। और तीसरे में ये अपचयन द्वारा गोल्ड का साल बना, और अगले में जलअपघटन द्वारा फेरिक हाइड्रोक्साइड का साल बना। एक विधि ये आपके सामने है जिसे आप क्या कहते हैं? विद्युत विघटन या ब्रेडिग आर्क विधि। इस विधि द्वारा क्या करते हैं? इस विधि द्वारा गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम धातुओं का साल बनाते हैं। इस विधि में क्या करते हैं? जिसका साल बनाना होता है उसे इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त करेंगे, इलेक्ट्रोडों को आर्क से जोड़ेंगे और इसको इस विलयन में रखेंगे, वाटर और KOH, और पूरे उपकरण को ये बर्फ युक्त ग्राही में रखेंगे। तो इसमें दो बातें होती हैं, एक तो वाष्पन होता है और दूसरा क्या होता है? दूसरा संघनन होता है। इससे जब आपको मेटल इलेक्ट्रोड को जोड़े हैं तो उससे क्या होगा? वाष्पन, और बर्फ में रखे हैं तो संघनन होगा। तो इससे इसका कोलाइडी निकाय बन जाएगा। एक और घटना बहुत महत्वपूर्ण आपके सामने है जिसे कहते हैं पेप्टन या पेप्टीकरण। क्या कहते हैं? पेप्टन या पेप्टीकरण। तो हमें यह देखना है कि पेप्टन या पेप्टीकरण क्या है। पेप्टन या पेप्टीकरण की बात करें तो आपके सामने आता है कि जैसे आपके पास कोई अवक्षेपित पदार्थ है, अगर उसमें आप कोई अभिकर्मक मिला दें, कोई अभिकर्मक मिला दें, तो कहते हैं कि किसी ताजे अवक्षेपित पदार्थ का उचित अभिकर्मक द्वारा कोलाइडी कणों में परिवर्तन पेप्टीकरण कहलाता है। जैसे ये फेरिक हाइड्रोक्साइड आपके सामने दिया गया है और उसमें आपने क्या मिलाया? फेरिक क्लोराइड। तो ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप है ये किस में बदल गया? कोलाइडल फेरिक हाइड्रोक्साइड में। ये आपको चार्ज दिखाया गया है, आवेश दिखाया गया है, जिसकी व्याख्या अभी मैं आपको अगले भाग 2 में करूंगा कि कैसे चार्ज आता है। लेकिन इतना जान लें कि जब फेरिक हाइड्रोक्साइड में फेरिक क्लोराइड मिलाते हैं तो किसका कोलाइड बन जाता है? फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइड बन जाता है। और यह घटना कहलाती है पेप्टीकरण। जो पेप्टीकरण में अभिकर्मक आता है, जैसे यहां फेरिक क्लोराइड क्या कहलाएगा?
यहां फेरिक क्लोराइड क्या कहलाएगा? पेप्टिक कारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फेरिक क्लोराइड पेप्टिक कारक कहलाएगा। तो बच्चों, आज हमने आपको इस अध्याय में क्या दिया? इस अध्याय में हमने आपको स्पष्ट किया कि कोलाइड क्या है, और इस पर हमने आपको कुछ असाइनमेंट दिए हैं। वो असाइनमेंट ये हैं कि कोलाइड एक पदार्थ नहीं, पदार्थ की एक अवस्था है। इस कथन पर क्या कीजिए? टिप्पणी कीजिए। हमने बहुत उदाहरणों से आपको बताया कि कोलाइड क्या माना जाता है? ठोस, द्रव और गैस के बाद ये अवस्था मानी जाती है। आप कहते हैं कि एक ही पदार्थ, जैसे गोल्ड है तो गोल्ड ठोस माने कि कोलाइड? तो यही अंतर है, इसको समझो। अगर गोल्ड बल्क में रहेगा तो वो ठोस है, लेकिन अगर उसका साइज कोलाइडी साइज के रूप में आ गया तो वो किस अवस्था में आएगा? कोलाइडी साइज में आ जाएगा, और उसका गुण ठोस अवस्था से क्या हो जाएगा? उसका गुण ठोस अवस्था से भिन्न हो जाएगा। और भी आपकी बुक के एनसीईआरटी के प्रश्न इसमें हमने आपको दिए हुए हैं, जैसे कोलाइडी निकाय को परिचित प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर कैसे बांटेंगे, द्रव रागी जिसे हमने बताया, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड को आप कैसे देखेंगे। तो इन बातों का आपको क्या करना है बेटा? इन बातों का आपको अध्ययन करना है या इन बातों को आपको देखना है। अगले लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि आप कोलाइडों का शोधन कैसे करते हैं। इसके अलावा हम कोलाइडों के गुणों की भी क्या करेंगे? कोलाइडों के गुणों की भी क्या करेंगे? कोलाइडों के गुणों की भी आपके सामने चर्चा करेंगे कि विभिन्न कोलाइडों के गुण क्या होते हैं। और ये सब डिस्कशन किसमें होगा? ये सब डिस्कशन भाग 2 में होगा। ये सब डिस्कशन भाग 2 में होगा। तो इस डिस्कशन से बिल्कुल क्लियर हो गया, कोलाइड पदार्थ की एक अवस्था है। अगर किसी पदार्थ के कणों का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर हो जाए, जैसे गोल्ड ठोस भी है और कोलाइड है, आप कहेंगे गोल्ड कोलाइड कब है? आप गोल्ड के कणों का साइज कितना करिए? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर करिए, उसको किसी माध्यम में मिलाइए और गोल्ड का कोलाइड बन जाएगा। आज के डिस्कशन के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।